आज हम पाठ 6 कांस्य युग पर ध्यान देंगे। इस पाठ में हम मिस्र के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे जो हमें पता है। इसके बाद हम निर्गमन और मिस्र से माउंट सीनाई तक के यात्रा में आने वाली कुछ समस्याओं पर बात करेंगे। 19वीं वंश के फराओ ने राजधानी को उत्तर की ओर स्थानांतरित कर दिया। इसका मतलब है कि इसे डेल्टा क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया और तानिस वह शहर था जिसे चुना गया और फराओ ने सिदी प्रकार के नाम अपनाए। हमारे पास सिदी आई है, हमारे पास सिदी आई है। यह हिक्सोस की परंपरा में है। हिक्सोस ने 1730 से 1330 तक मिस्र पर शासन किया। 1730 से 1330 तक, जब उस समय के फराओ के शासनकाल के दौरान विशेष रूप से सिदी देवता की 400वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया गया। सिदी हिक्सोस के देवता थे और इसे मिस्रियों द्वारा अपनाया गया था और उन्होंने मिस्रियों द्वारा उनकी पूजा के 400वें वर्षगांठ का उत्सव मनाया। मेसोपोटामिया और मिस्र की शक्तियों के बीच प्राचीन काल से कई महत्वपूर्ण संपर्क होते रहे थे। मितानी की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई और किजवातना के राजा शुनाशुरा ने हाथी के साथ एक संधि की ओर सीरिया में प्रवेश किया। इसका मतलब है कि उत्तर में 2 शक्तियां एक साथ आ रही हैं और वे दक्षिण की ओर बढ़ रही हैं, फिर उस क्षेत्र में जा रही हैं जिसे हम पवित्र भूमि कहेंगे। अरारातरना के पुत्र शुतरना ने अपनी बेटी केलीहेपा को अमेनहोटेप ठवराई के पास पत्नी के रूप में भेजकर मिस्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। शातारना ने फराओ के स्वास्थ्य के लिए इश्तार की मूर्ति भी भेजी। हमें नहीं पता कि फराओ किस बीमारी से पीड़ित थे। हमें बस इतना पता है कि उसने इश्तार की मूर्ति भेजने के लिए कहा था, जिससे वह ठीक हो जाएगा। तुशरत्ता ने अपने पिता का स्थान लिया और अपनी बेटी को फराओ के हरम में अपनी बहन के साथ शामिल होने के लिए भेजा। मितानी में परिवर्तन मिस्र के कनान में हितों के लिए खतरा बन गए। सुपिलुली उम्माह के उदय के साथ उत्तर सीरिया में न्यूगिश और अलेप्पो पर कब्जा कर लिया गया। जैसे सुपिलुली उम्माह ने थुतमोस आईवी के साथ मिस्र को एक गठबंधन की पेशकश की और कई दृष्टियों से यह मिस्र के इतिहास का स्वर्ण युग था। कनान वास्तव में मिस्र के हाथों में था और उत्तर में मितानी के साथ शांति थी, लेकिन यह सब अमेनहोटेप आईवी के अधीन एक निराशाजनक अंत को प्राप्त हुआ, जिनका 17 वर्षीय शासनकाल घर में और लेवांत में अराजकता के साथ समाप्त हुआ। अमेनहोटेप थ्रेई और कैजमन एनलिल के बीच पत्राचार मुख्य रूप से एक शाही विवाह के लिए वार्ताओं से संबंधित था, जिसमें चौथे को एक पत्नी मिलती और तुशरता को सोना मिलता, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं रहीं। अमरना पत्रों में फराओ के लिए बाइबलोस में अमुरु और हित्तियों के साथ समस्याओं का संकेत मिलता है। एक नया तत्व जो सामने आ रहा है वह अपीरू है। यह भूमिहीन लोग थे जिन्हें अक्सर इब्रानियों के बराबर माना जाता था। दोनों को एक दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वे अलग अलग जड़ों से आए हैं, लेकिन उनमें बहुत कुछ समान है। रामसेस प्रथम ने होरेमहेब के अधीन एक सैन्य कमांडर के रूप में काम किया। जब वह फिरौन बना तब तक वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। रामसेस आई के पुत्र सिदी आई एक सैन्य कमांडर थे और दक्षिणी लेवांत के पुनः विजय की शुरुआत करने के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त थे। सिदी आई को आमतौर पर 1318 से 1301 के आसपास का माना जाता है। 1318 से 1301 के बीच उन्होंने अपने शासन के पहले वर्ष में अभियान चलाया। उसके पास प्राचीन विजय स्तंभ और राहत चित्रों के साथ रिकॉर्ड हैं।
उनकी विजय स्तंभ को बीत शान और तेल एश शेबाब में विजय के दृश्यों पर स्थापित किया गया था। उत्कीर्णन मुख्य रूप से कर्णक में अमन के मंदिर में हैं और वे उनकी विजयों को दर्शाते हैं। उसका शाशु के साथ युद्ध होता है। शाशु एक घुमंतु लोग थे जो रेत पर रहते थे। फिर वह फराओ के लिए पेड़ काटते हुए पुरुषों को भी दिखाता है, जैसा कि निम की भूमि में कादेर के नगर में होता है, जिसके शासक लेबनान के महान राजकुमार हैं। वह यिनोआम की विजय भी दिखाता है और यहाँ वह अपीरू का उल्लेख करता है। एक शहर पर विजय जिसे कनान का शहर कहा जाता है। इसके अलावा फराओ के पास उस समय की भौगोलिक सूची भी थी। उनके अभियान की रूपरेखा में ऐसा लगता है कि उन्होंने वाया मारीस के साथ शुरुआत की, जैसा कि अधिकांश मिस्र के अभियानों ने किया था, सेला से रफिया और गाजा तक। उन्होंने मुख्य रूप से अक्को, ओजो, टायर और गमद के फोनीशियाई तट के खिलाफ निर्देशित किया। यहेजकेल 27:11 में गमद के पुरुषों का उल्लेख किया गया है। कुछ इकाइयाँ यिज्रेल घाटी की ओर, बीत शान क्षेत्र की ओर और फिर उत्तर की ओर यिनोआम, हाजोर, कादेश की ओर निर्देशित होती हैं। और फिर से उसने शाशु का सामना किया। हाजोर के सामने का शहर बाशान में किरियाब अनाब था, अनास्तासी आई के अनुसार। यारमुक घाटी में तेल एश शबाब में मिली विजय स्तंभ पर ध्यान दें, जो यिनोआम से लगभग 25 मील दूर है। उन्होंने उत्तर में और भी अभियानों का नेतृत्व किया। फिर हमारे पास रामसेस बाई हैं। 1299 से 1232 तक उनका कादेश हत्ती के साथ संघर्ष हुआ। उसका कदीश में हौट्टी के साथ टकराव हुआ। लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई। यहीं पर हित्तियों ने उसे जाल में फंसा लिया। उसे इसका एहसास नहीं हुआ और उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और केवल अपनी क्षमता के कारण ही वह किसी तरह से बच पाया और मिस्र वापस लौटने में सफल हुआ। उन्होंने इस युद्ध को मिस्रवासियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में वर्णित किया, लेकिन हित्ती विवरण से हमें पता चलता है कि वह अपनी जान बचाकर भागने में भाग्यशाली थे। अपने 27वें वर्ष में हत्ती के साथ एक शांति संधि की गई, जिसमें लेवांत में यथास्थिति को मान्यता दी गई। इस अवधि के लिए अच्छे स्रोत आपको के किचनर की पुस्तक सम न्यू लाइट ऑन द एशियाटिक वॉर्स ऑफ रामसेस टाई, जर्नल ऑफ इजिप्शियन आर्कियोलॉजी, वॉल्यूम 50, 1976, पृष्ठ 47 से 70 में मिलेंगे। और साथ ही एच गार्डनर की एद एंशिएंट मिलिट्री रोड बिटवीन मिस्र भी शामिल है। गार्डनर मिस्र और फिलिस्तीन के बीच प्राचीन सैन्य मार्ग, जर्नल ऑफ इजिप्शियन आर्कियोलॉजी, 1920, पृष्ठ 99 से 116 में। अब कनान की भूमि का वर्णन पपीरस अनास्तासी आई में किया गया है। कनान की भूमि का वर्णन पपीरस अनास्तासी 1 में किया गया है और बाइबल में वर्णित संख्या 34, 1 से 12 और जोशुआ 13, 1 और 2 उस ज़िले के अनुरूप है जिसे मिस्रियों ने पहाटी स्कनाही नामक एक प्रांत में संगठित किया था। विवरण किसी अन्य समय अवधि जैसे कि दाऊद का समय, सुलेमान का समय या यारोबोआम डवाई का समय से मेल नहीं खाता। वे समय थे जब इजरायली उन सभी क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे जो भगवान ने अब्राहम से वादा किया था। अब मैं उन तत्वों पर चर्चा करना चाहूँगा जो निर्गमन और रेगिस्तान में भटकने से संबंधित हैं और आपको कठिनाई दिखाना हम इस सामग्री को एक साथ जोड़ने की कोशिश में किस समस्या का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले निर्गमन और रेगिस्तान में भटकने की बात। अहारोनी के अनुसार 13वीं शताब्दी में इजरायली विजय के प्रमाण हैं। अब विजय की प्रारंभिक तिथि 15वीं शताब्दी 1446 में होगी।
और 13वीं शताब्दी 1200 के दशक में होगी। हम जानते हैं कि रामसेस का उल्लेख निर्गमन 1:11 में किया गया है और मरनेप्टाह स्टेले जो 1220 की तारीख में है, इजरायलियों का एक लोगों के रूप में उल्लेख करता है और यह कि उन्हें मरनेप्टाह द्वारा पराजित किया गया था। दक्षिणी ट्रांसजॉर्डन में पुरातात्विक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि बस्ती का नवीनीकरण केवल 13वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, तो पुरातात्विक साक्ष्य निर्गमन की देर तिथि के पक्ष में प्रतीत होते हैं। और फिर हमारे पास 1236 में कादेश में रामसेस की कहानी है, जो मिस्रियों की हार थी। फिर हमारे पास निर्गमन की तिथि में शामिल कई कारक हैं और ये घटनाएं विलियम लेसोर द्वारा सूचीबद्ध की गई हैं। हमारे पास सोलोमन के मंदिर की नींव है लगभग 960, एक राजा 612 के 480 वर्ष, पहले राजा के 480 वर्ष 61 और सेप्टुआजेंट में 440 वर्ष। ये कहता है कि वे निर्गमन 1240 में मिस्र में 430 वर्ष थे, लेकिन सामरी पाठ में कनान और मिस्र का उल्लेख है। सेप्टुआजेंट में मिस्र और कनान शामिल हैं। उत्पत्ति 15-13 के लगभग 400 वर्ष और उत्पत्ति 15-16 की 4 पीढ़ियां हैं। अब्राहम कहते हैं कि उनके वंशज मिस्र में लगभग 400 वर्षों तक दास भी रहेंगे और फिर वह कहता है और चौथी पीढ़ी में वे मिस्र से बाहर आएंगे। खैर, हमारे पास एकमात्र 100 वर्षीय पीढ़ी अब्राहम से इसहाक तक है। गलातियों 3:17 के अनुसार अब्राहम की वाचा से लेकर कानून दिए जाने तक 430 वर्ष हैं। 317 430 वर्ष हैं। और फिर न्यायाधीश 11:26 कहता है कि वे अर्नोन के किनारे 300 वर्षों तक रहेंगे। सेप्टुआजेंट और वल्गेट में यह जॉर्डन के किनारे बताया गया है। प्रेरितों के काम 13:19-20 में स्टीफन अपने उपदेश में कहते हैं कि वे मिस्र में 450 वर्षों तक थे, लेकिन ग्रीक में एक पाठ्य समस्या है। इजरायलियों द्वारा कब्जा किया गया पहला शहर जेरिको था और जेरिको की खुदाई में गार्स्टैंग ने इसे 1400 ईसा पूर्व का बताया। विंसेंट आए और उन्होंने इसे 1250 का बताया। फिर कैथलीन केनियोन आई और उन्होंने इसे 1600 ईसा पूर्व का बताया। फिर हमारे पास किरियात सेफर और लाकिश का विनाश है, जिसे पुरातात्विक डेटा द्वारा 1230 में दिनांकित किया गया है। और जोसेफ मिस्र में है सबसे अधिक संभावना हिक्सोस काल में 1730 से 1570 के बीच। हाँ, अमरना पत्र अधिकतर उस विजय को दर्शाते हैं जैसा कि हम इसे शास्त्र में देखते हैं, और रामसेस का नाम भी रामेसाइड वंश के लिए भी उपयुक्त है। मेरनेप्टाह की विजय स्तंभ लगभग 1229 इसराइल पर विजय को दर्ज करता है, इसराइल पर विजय की ओर। अब हमारे पास कुछ अन्य कालक्रम हैं जिनसे हमें निपटना है। अब्राहम इसहाक के जन्म के समय 100 वर्ष के थे। याकूब के जन्म के समय इसहाक 60 वर्ष के थे। यूसुफ के जन्म के समय याकूब 60 वर्ष के थे। जब याकूब मिस्र गए तब यूसुफ 29 या 40 वर्ष के थे। याकूब के मिस्र में आगमन के समय उनकी उम्र 130 वर्ष थी। उत्पत्ति 4506 के अनुसार पहले देश में 7 साल अच्छी फसल हुई, उसके बाद 2 साल का अकाल आया। जब याकूब मिस्र गए तब यूसुफ 29 या 40 वर्ष के थे। याकूब मिस्र में आगमन पर 130 वर्ष के थे। याकूब ने फराव से कहा कि उनकी आयु 130 वर्ष है। इसके अनुसार याकूब जोसेफ से 90 वर्ष बड़े होंगे। उनकी आयु 130 वर्ष थी। याकूब जोसेफ से लगभग 90 साल बड़े होंगे।
और फिर हमें बताया जाता है कि अब्राहम से निर्गमन तक 720 वर्ष हैं, अब्राहम से सुलेमान तक 1200 वर्ष हैं, अब्राहम से सुलेमान तक 1200 वर्ष हैं। और फिर हमें निर्गमन 6:16 से 20 में बताया गया है कि लेवी के गोत्र से 4 पीढ़ियां थीं, लेवी, कोहात, अमराम और मूसा। तो चौथी पीढ़ी में वे मिस्र से निकल गए। अब निर्गमन की जड़ के बारे में क्या? यह एक कठिनाई है। कड़वे झील से एक कुंड है जिसे अरब लोग मारा कहते हैं। इसका नाम इस पानी में सल्फर के कारण है, जैसा कि हारेल ने बताया है। एलाम जो स्वेज के पास है, वहां 12 कुएं और एक खजूर का बगीचा है। पाप के रेगिस्तान में मन्ना और बटेर थोड़ा भी प्रदान किए गए। रेफिदिम में पानी नहीं था और मूसा ने चट्टान पर प्रहार किया जिससे पानी निकल आया, लेकिन यहीं पर अमालेकियों के साथ युद्ध भी हुआ था। सिनाई के रेगिस्तान और माउंट सिनाई में हैरेल कहते हैं कि यह एलीम के पास है और एक पहाड़ को सीन बिश्र कहा जाता है। सीन का अर्थ है दांत और बिश्र का अर्थ है कानून लाने वाला। ऊंचाई केवल 6-17 मीटर है। यह बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन परिदृश्य पर प्रमुख है। जब आप इसे देखते हैं तो यह एक बहुत ही प्रभावशाली स्थल है। इसके चारों ओर जल स्रोत और चरागाह भूमि है। गोशेन से माउंट सिनाई तक की यात्रा 3 दिन की है और घाटी के माध्यम से मुख्य मार्ग इलाद की खाड़ी तक जाता है, जो 76 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ कभी बर्फ नहीं गिरती। और हिब्रू में होरेब शब्द का अर्थ अक्सर कहा जाता है कि सूखा होता है। होरेब से केदेश बारनेया तक 11 दिन की यात्रा। फिर पारान का रेगिस्तान है। 3 दिन की यात्रा ताबेराह तक, गिनती 11-3 में। और इसके बाद किरबेरोत, हताबाह और हाजेरोत थे। फिर कादेश बारनेया, गिनती 33 में। रामसेस से मसाब के मैदान तक के रास्ते में 45 स्टेशन और बस्तियों की सूची दी गई है, जिनमें भी तो ये उन कारणों में से एक है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों का रास्ता क्यों नहीं लिया। यह मिस्र की सेना और वहाँ की किलों की संख्या द्वारा बहुत अधिक संरक्षित था। जड़ों के बारे में क्या? खैर, फिलिस्तीनियों का मार्ग वाया मारिस है और इस मार्ग पर कम से कम 12 किले स्थित हैं, जो कनान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। और फिर गोशेन से बेरशेबा तक का मार्ग है, जिसे सुर का मार्ग कहा जाता है। फिर अत्थारीम का मार्ग है। अमालेकियों और कनानियों ने उन्हें वहां पराजित किया। रेगिस्तान के रास्ते पर यह मुख्य मार्ग है जो स्वेज की खाड़ी को अकाबा की खाड़ी से जोड़ता है। और अब यह हज मार्ग है, तीर्थयात्रियों का मार्ग। रीड सागर की कठिनाई भी है। ये गाजा के पास भूमध्य सागर के लगभग करीब लगता है, या ये पोर्ट सईद की खाड़ी पर भूमध्य सागर के लगभग करीब है। 2 खाड़ियाँ हैं और दोनों खाड़ियों को रीड सागर के रूप में सुझाया गया है। ये इस्मालिया के पास है। झील तिमसा है। ये बड़ा कड़वा झील या छोटा कड़वा झील या इलाद की खाड़ी हो सकता है, या स्वेज की खाड़ी। बड़े और छोटे कड़वे झीलों के बीच यामसूफ रीड सागर है। सरकंडे केवल मीठे पानी में ही उग सकते हैं। यह उन सभी को बाहर कर देता है जो समुद्र से जुड़े हैं। यह हरेल का दृष्टिकोण है। स्वेज नहर से पहले इस क्षेत्र में पानी की गहराई 3 से 4 फीट थी और यह एक घाट था। पार करने की रात को पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से हवा चल रही थी। मिस्र के जलवायु एटलस के अनुसार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रचलित हवा चलती है। हवा ने पानी को पश्चिमी झील की ओर धकेल दिया। फिर जब हवा रुकी तो पानी सामान्य स्थिति में लौट आया। नील नदी से स्वेज तक की नहर का निर्माण 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिद्धि द्वारा किया गया था।
लेकिन बाइबल का विवरण ऐसा प्रतीत होता है कि इजरायली समुद्र के बीच से गए थे, जिसमें दोनों तरफ पानी था। इसे ध्यान में रखना होगा। अहरोनी उत्तरी डेल्टा में रीड सागर की खोज करते हैं और कहते हैं कि प्राचीन काल में इसमें मीठा पानी होता था और इस क्षेत्र में पपीरस के पौधे उगते थे। शायद यह संभवतः सेरबोनिडास की खाड़ी थी, जिसने मिगदाल को बाल-जाफोन से अलग किया। माउंट सीनाई के बारे में क्या? यह एक कठिन समस्या है। वर्तमान माउंट सीनाई के लिए परंपरा की कोई निरंतरता नहीं है। अधिकांश विद्वान यूरोप और अमेरिका से आए थे। गर्मियों में जलवायु गर्म और शुष्क होती है और माउंट सीनाई का सर्वेक्षण करने के लिए कम समय पर्याप्त नहीं होता। और यह हार एल का दृष्टिकोण है कि अधिकांश विद्वान अरबी नहीं जानते थे। मार्गदर्शक जनजातियों के शेख थे। आपको चरवाहों के जीवन से परिचित होने की आवश्यकता है और हर एल का दावा है कि वह एक चरवाहा है। और मार्ग का पता लगाने के लिए क्षेत्र की भूगोल से परिचित होना आवश्यक है। बाइबल विद्वता पर्याप्त नहीं है। उन्होंने 1970 में सीनाई में 2 महीने बिताए और सत्संग के बाद उन्होंने अधिक समय बिताया। सेकंड्स और सत्संग के बाद उन्होंने अधिक समय बिताया। पिछले 200 वर्षों की सामग्री ने रीड सागर को 9 अलग अलग स्थानों पर स्थित किया है। माउंट सीनाई 12 स्थानों में स्थित है। अब हरेल के साथ 13 और अहनादी का मानना है कि यह सऊदी अरब में है। उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या? सीनाई को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: उत्तर, केंद्रीय पठार और दक्षिणी पर्वत। दक्षिणी सीनाई में बाइबल के अनुसार पानी की कमी है, लेकिन यहाँ बहुत सारा पानी है। माउंट सीनाई या होरेब का अर्थ है सूखा, गोशेन की भूमि से बहुत दूर। एक दिन की यात्रा लगभग 25 किलोमीटर की होती थी। माउंट मोसेस या जेबेल मूसा का नाम 4वीं सदी ईस्वी में एक ईसाई अरब पुजारी के नाम पर रखा गया था। जोसेफस ने लिखा कि माउंट सीनाई सीनाई के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, लेकिन इसके आसपास का क्षेत्र बहुत ही समृद्ध चरागाह भूमि है। अहारोनी इस क्षेत्र का समर्थन करते हैं। हालांकि सिनाई और होरेब नामों का परिवर्तन एक समस्या पैदा करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि बाइबल के काल में लोग दक्षिणी सिनाई प्रायद्वीप में ऊंचे ग्रेनाइट पहाड़ों के बीच ईश्वर का पर्वत खोजते थे, जो फराओ के निकट स्थित थे। मिद्यान की भूमि के बारे में क्या? गोशेन से दूरी 450 किलोमीटर है। आसपास के क्षेत्र में एकमात्र स्थल जहां बेसाल्ट चट्टानें हैं और आग ज्वालामुखी से आनी चाहिए। और फिर मध्य सीनाई में, यह सीनाई का सबसे निर्जन क्षेत्र है। गर्मियों में जलवायु गर्म होती है, सर्दियों में यह ठंडा होता है। यहाँ कोई पौधे नहीं हैं। मुख्य सड़कें पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की ऊंची ढलानों को नहीं काटती हैं। यहाँ तक कि बेडोइन लोगों के लिए भी रहना मुश्किल है। और फिर उत्तरी सीनाई में मध्य पूर्व के सबसे ऊंचे पहाड़ उत्तरी भाग में हैं, 2600 मीटर ऊंचाई पर। ढलानें बहुत खड़ी हैं, कटाव बहुत अधिक है। यह एक आरामदायक स्थान है क्योंकि यहाँ ऊंचे पहाड़ और हल्का जलवायु है। पहाड़ों के निचले हिस्से में बहुत सारे जल स्रोत और झरने हैं। यह भूमध्य सागर के करीब है। रेत के टीले सबसे अच्छे जलाशय हैं। पानी 60,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन केवल 2,000 किलोमीटर उत्तम मिट्टी है और 1,500 उत्तरी भाग में है। तो आप देखते हैं कि इन सभी में समस्याएं हैं, और यदि कोई व्यक्ति इनसे निपटने की कोशिश करता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने पवित्र भूमि में मिस्र की गतिविधियों के बारे में बात की है, और आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ थीं, लेकिन बाइबल के विवरण में इसका कोई संकेत या इशारा नहीं है।
लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम प्रारंभिक निर्गमन की बात कर रहे हैं तो मिस्र के लोग लगभग उसी समय कनान में थे जब मिस्र में निर्गमन हुआ था। इसलिए हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा और इन्हें एक साथ लाना बहुत कठिन है।